हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेनियक। माय नेम इज हिमांशी। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं द टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स ऑफ द डे। सिर्फ वो क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि उसके आसपास जितने भी हमारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गई, जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गए, उन सभी को हम जो है यहाँ डिस्कस करते हैं। आज की डेट है 15 जून। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा पहला सेक्शन है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। तो पहला आपसे सवाल पूछा जा रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस शहर के पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक पर रोक लगा दी है कि वो अब फ्रेश लोन्स वगैरह या डिपॉजिट्स नहीं ले सकते हैं करीब 6 महीने तक। तो ये है कानपुर का। तो हम देख रहे हैं कि कानपुर बेस्ड ये जो पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक है, इन पर रोक लगा दी गई है कि अब ये नए लोन्स इशू नहीं कर सकते, ना ही जो है नए डिपॉजिट्स ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। ड्यूरेशन कितना है? 6 महीनों का। ओके। अब अगर हम फाइन वगैरह की बात करें तो रिसेंटली आरबीआई ने 5 करोड़ का जो है फाइन लगाया था बैंक ऑफ इंडिया पे, और ऐसे ही इन्होंने फाइन्स लगाए थे कर्नाटका बैंक पे और सरस्वत बैंक पे। कर्नाटका और सरस्वत। लाइसेंस कैंसिलेशन की बात करें तो आरबीआई ने लाइसेंस को कैंसिल किया था मापुसा कोऑपरेटिव बैंक के। मापुसा कहाँ है? ये हमारा गोवा में है। और इसके अलावा सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक, ये मुंबई बेस्ड है, और इसका भी जो है लाइसेंस रिसेंटली कैंसिल किया गया था बाय आरबीआई। ठीक है। एक और रिसेंट न्यूज़ है अबाउट तरुण बजाज। तो आरबीआई ने जो है तरुण बजाज को अपॉइंट किया था एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। तो ये जो हम देख रहे हैं ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये सभी रिसेंट है और ये सब रिलेट करते हैं आरबीआई से। ओके। तो इसी के साथ हमारा बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन यही खत्म होता है। अब आता है हमारा अपॉइंटमेंट्स का सेक्शन। तो अपॉइंट सेक्शन में पहला आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि जावेद इकबाल वानी जो है ये नए जज अपॉइंट किए गए हैं ऑफ विच हाई कोर्ट। तो कौन सी स्टेट या कौन सी रीजन के ये नए जज हैं? तो ही हैज बीन अपॉइंटेड फॉर जम्मू कश्मीर। देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं अबाउट जावेद इकबाल वानी। जितने भी ये जजेस वगैरह होते हैं इन सब को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यानी कि हमारे जो प्रेसिडेंट है मिस्टर रामनाथ कोविंद, इन्होंने जावेद इकबाल वानी को अपॉइंट किया है एज द जज ऑफ द जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। देखिए, आपको याद रखना है कि यहाँ पे चीफ जस्टिस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ जजेस की बात हो रही है। तो चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर के हैं गीता मित्तल। गीता मित्तल वहाँ की चीफ जस्टिस है, पर यहाँ पे हम सिर्फ जो है जज की बात कर रहे हैं। इसके अलावा रिसेंटली एक और जज को अपॉइंट किया गया था जिसका नाम है राजनेश ओसवाल। तो राजनेश ओसवाल जी को जो है अपॉइंट किया गया था एज द जज ऑफ जम्मू कश्मीर। यहाँ पे भी जज की बात कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड एक और अपॉइंटमेंट है कि एडवोकेट सावित्री राठो इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द जज ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। ठीक है। तो ओडिशा हाई कोर्ट की जो है ये नई जज है। शी इज द थर्ड वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द ओडिशा हाई कोर्ट। तो ओडिशा का हाई कोर्ट में ये थर्ड ऐसी वुमेन है जिन्हें अपॉइंट किया गया है। देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जितने भी जजेस हैं उनके बारे में। तो रिसेंटली दीपांकर दत्त को अपॉइंट किया गया था एज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, विश्वनाथ सुमद्दर एज द मेघालय चीफ जस्टिस और मोहम्मद रफीक को ओडिशा के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में। तो ये हम देख रहे हैं चीफ जस्टिस के बारे में, और यहाँ हमने देखा अबाउट ऑल दी रिसेंट जजेस। अगला अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ गार्गो इंटरनेशनल। तो गार्गो इंटरनेशनल के जो नए राजदूत हैं उन्हें अपॉइंट किया गया है, और ये है मिस्टर सोनू सूद। तो मिस्टर सोनू सूद जो है ये वैसे भी काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं, बिकॉज सोशल मीडिया में इन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है अप्रिशिएट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स। तो इसी के साथ इनका अपॉइंटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गार्गो इंटरनेशनल जो कि एक दिल्ली बेस्ड लुब्रिकेंट कंपनी है, इन्होंने मिस्टर सोनू सूद को अपॉइंट किया है एज द ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। एमडी ऑफ गार्गो इंटरनेशनल देखें तो वो है मिस्टर रजन गोयल। रिसेंट एम्बेसडर्स के अपॉइंटमेंट की बात करें तो रिसेंटली आईआईएफएल फाइनेंस ने अपॉइंट किया था रोहित शर्मा को एज देयर फर्स्ट एम्बेसडर। रोहित शर्मा एज देयर फर्स्ट एम्बेसडर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और बिल्कुल रिसेंटली हमने देखा था अबाउट मानुषी, इन्हें अपॉइंट किया गया था एज दी ब्रांड एम्बेसडर फॉर एडिडास। तो एडिडास के इंडियन आर्म के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया था। ठीक है। तो आईआईएफएल फाइनेंस, रोहित शर्मा, मानुषी शिलर, और यहाँ पे हमने देखा अबाउट सोनू सूद। अगला सवाल है कि अंशुमन शर्मा को अपॉइंट किया गया है एज द गवर्नमेंट्स नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। तो इन्हें अपॉइंट किया गया है एज आईडीबीआई द गवर्नमेंट्स नॉमिनी डायरेक्टर, और ये जो है अपनी पोजीशन लेंगे फ्रॉम जून 11।
आईडीबीआई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 1964 में, और अब इसे जो है एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के, प्राइवेट सेक्टर लेंडर के रूप में माना जाता है, जब से जो है एलआईसी ने इनके एक्विजिशन, मतलब मेजॉरिटी स्टेक जो है अब एलआईसी की है इसमें, और तब से जो है इन्हें प्राइवेट सेक्टर लेंडर माना जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि आईडीबीआई जो है ये एक प्राइवेट सेक्टर लेंडर है। इसके अलावा एमडी एंड सीईओ की बात करें तो वो है मिस्टर राकेश शर्मा। ठीक है, तो राकेश शर्मा जी जो है ये एमडी एंड सीईओ है ऑफ आईडीबीआई बैंक। तो हमने देखा अबाउट दिस अपॉइंटमेंट ऑफ अंशुमन शर्मा। अगला सवाल है अबाउट वाइस एडमिरल बिस्वजीत दास गुप्ता। ठीक है, तो इन्हें जो है इन्होंने चार्ज ले लिया है एज द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ विच कमांड। यहाँ पे 4 कमांड्स हमारे सामने हैं, तो ये जो है किस कमांड का ये चार्ज लेने वाले हैं? ये लेंगे ऑफ द ईस्टर्न कमांड, यानी कि जो है पूर्वी कमांड ये लेने वाले हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं अबाउट वाइस एडमिरल बिस्वजीत दास गुप्ता, जिन्हें जो कि अब जो है चीफ ऑफ स्टाफ है फॉर द ईस्टर्न नेवल कमांड। देखिए हमारे इंडिया में टोटल 3 नेवल कमांड्स है, 3 नेवल कमांड्स है, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न। ईस्टर्न हमारा हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में, वेस्टर्न हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई में, और सदर्न जो है ये हेडक्वार्टर है कोची में। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न। और यहाँ पे हमने देखा कि ईस्टर्न नेवल कमांड के जो चीफ हैं वो है वाइस एडमिरल बिस्वजीत दास गुप्ता। तो इसी के साथ हमारा अपॉइंटमेंट सेक्शन यही खत्म होता है। अब आता है नेशनल सेक्शन। तो नेशनल सेक्शन में आपसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ मास डिस्पोजल डिवाइस जिसका नाम है बिन 19, या फिर एक और चीज उन्होंने डेवलप किया है जिसका नाम है यूवी स्पॉट। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, किस स्टेट के द्वारा? तो ये डेवलप की गई है बाय केरला। तो बिन 19 की बात करें तो बिन मतलब हो गया, आप ऐसे समझिए ये डस्टबिन है। तो डस्टबिन किस चीज का? जितने भी हमारे यूज्ड मास्क होते हैं उन्हें डिस्पोज करना भी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है कि यूज तो हो गया है, हो सकता है उसमें जर्म्स हो, लेकिन अब उसे डिस्पोज किस तरह से किया जाए? तो उसके लिए केरला ने बनाया है बिन 19। ये डिस्पोजेबल के लिए हो गया, और जो यूवी स्पॉट है वो डिसइंफेक्शन वगैरह के लिए, जो भी आप चीजें यहाँ पे डालेंगे, जो भी अपने आर्टिकल्स आप डालेंगे, उन सबको जो है ये डिसइंफेक्ट कर सकता है। अब देखते हैं कि ये किसके द्वारा बनाया गया है। तो ये बनाया गया है बाय वीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशंस। ये क्या है? ये एक तरीके का स्टार्टअप है जो कि हेडक्वार्टर है कोचिन में। तो मोरओवर अगर आप देखें तो इसे बनाया गया है बाय केरला। हम क्या बात कर रहे हैं? बिन 19 और यूवी स्पॉट। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। हम यहाँ केरला की बात कर रहे हैं तो इनके द्वारा जो है एक बॉट डेवलप किया है जिसका नाम है कर्मी बॉट। ये सारे फैक्ट्स जितने आपको बताए जाएंगे ये सभी आपको याद करने हैं। ठीक है, तो ब्रेक द चेन इनिशिएटिव जो है वो भी इन्हीं का है। इसके अलावा तिरंगा व्हीकल्स भी केरला के हैं। ये क्या है? फास्टर स्क्रीनिंग करेंगे, आपके जितने भी पेशेंट्स वगैरह हैं उनकी फास्टर स्क्रीनिंग के लिए एक तरीके के व्हीकल लॉन्च किए हैं जिसका नाम है तिरंगा। इसके अलावा श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट जो है वो आए दिन हमारा न्यूज में रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये केरला से बिलोंग करता है। इसके अलावा आर श्रीलेखा आपको नाम याद होगा, तो शी इज द फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ केरला। तो ये सारे फैक्ट्स जो हम देख रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है और ये सभी रिलेट करते हैं केरला से। तो हमने देखा अबाउट दिस डिस्पोजेबल बिन एंड अबाउट द यूवी स्पॉट। अगला सवाल है अबाउट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि GRSE। इन्होंने डिलीवर किया है ICGS कनकलता बरुआ, और ये जो है ये 5th एंड लास्ट बोट है इन द सीरीज ऑफ फास्ट पेट्रोल व्हीकल्स। ये सारी न्यूज आपको यहीं पे दे दी गई है, फैक्ट यहाँ पे आपको सारे दे दिए गए हैं, पर आपको यहाँ बताना है कि ये जो बोट है, ये जो ICGS कनकलता हम बता रहे हैं, ये किसके लिए बनाई गई है? तो ये बनाई गई है हमारी भारतीय तट रक्षक बल के लिए। भारतीय तट रक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इस तरीके का जो हम देख रहे हैं ICGS कनकलता को डेवलप किया गया है, और ये बनाया गया है बाय द GRSE यानी कि गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स, और दिस इज द 5th एंड द लास्ट बोट इन द सीरीज ऑफ फास्ट पेट्रोल वेसल्स। तो 5 ये बोट्स बनाने वाले थे अंडर द फास्ट पेट्रोल वेसल्स, और उनमें से जो लास्ट है वो है कनकलता बरुआ। ठीक है, ICG की बात कर रहे हैं यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जितने भी हमारे कोस्ट होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए इस फोर्स को बनाया गया है। इसे जो है एस्टैब्लिश किया गया था 1978 में, और ये हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो ये हमने सारी इंफॉर्मेशन देखी अबाउट इंडियन कोस्ट गार्ड एंड अबाउट द लास्ट बोट जिसका नाम है कनकलता बरुआ। अगला सवाल है कि
हेड उपकरण यानी कि OHE पर पहला उच्च वृद्धि करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, और जो है यहाँ देख रहे हैं डबल स्टैक कंटेनर्स को इलेक्ट्रीफाइड टेरिटरी में चलाने वाला पहला कंट्री कौन सा है। हम यहाँ बात कर रहे हैं फर्स्ट कंट्री ऐसी। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगी, पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आंसर है इंडिया। देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये डबल डेकर आपको देख रहे हैं, डबल डेकर तरीके की ये हमको ट्रेन देखने मिल रही है, और ये जो है डबल स्टैक कंटेनर्स इन्हें कहना चाहिए, डबल स्टैक कंटेनर्स। तो ये जो किया है ये इंडिया ने किया है, और इसी के साथ इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बना दिया है। ठीक है, तो इंडिया ने दो चीजें की है। पहली चीज इन्होंने कमीशन कर दिया है फर्स्ट हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट, और दूसरा इन्होंने डबल स्टैक कंटेनर्स को जो है इलेक्ट्रीफाइड टेरिटरी में चलाया है। तो ये दोनों करते हुए इंडिया ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। ये किया गया था इन दी वेस्टर्न रेलवे, यानी कि जो हमारा पश्चिमी रेलवे है वहां पे इसे चलाया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये एग्जैक्टली कौन से एरिया में हुआ था, कहां से कहां हुआ था, तो वो है पालनपुर और बोटाड स्टेशन में, जो कि आता है हमारा गुजरात में। ठीक है, तो इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द एंटायर वर्ल्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये फैक्ट्स आपको डेफिनेटली याद रखने हैं। तो कल हमने एक और फर्स्ट के बारे में देखा था। फर्स्ट यानी कि नंबर 1 की बात करें तो वो था हुब्बाली स्टेशन। हुब्बाली स्टेशन जो कि हमारा कर्नाटक में आता है, ये करीब 1400 मीटर्स का होने वाला है, और ये होगा दुनिया का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा रिसेंटली त्रिची स्टेशन को जो है गोल्ड रेटिंग दी गई थी बाय दी CII, और इंडिया ने पहली बार इन दी 166 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज कोई भी कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं की है फ्रॉम द ईयर 2019 टू 2020। तो ये भी अपने आप में रिकॉर्ड बनाया गया है। तो काफी सारे जो है हम इंपॉर्टेंट न्यूज देख रहे हैं इंडियन रेलवे से रिलेटेड। इसके अलावा एक और हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है रेलवे से रिलेटेड कि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है हमारी, जो कि पुणे की है, ये नाम आपको याद रखना है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कौन सी जगह का, पुणे का। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, एक तरीके का रोबोट डेवलप किया है। ये देख रहे हैं हम यहाँ पे, इसका नाम है कैप्टन अर्जुन। तो ये जो कैप्टन अर्जुन है, ये जितने भी हमारे रेलवे स्टेशन वगैरह है ना, यहाँ पे जितने भी पैसेंजर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग और सर्वेलेंस के लिए इन्हें लगाया गया है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा, काफी यूनिक और काफी इनोवेटिव चीज है। तो ये सभी चीजों को प्रमोट भी करना चाहिए, इन सभी चीजों से हमें काफी ज्यादा हेल्प होगी। तो कैप्टन अर्जुन किसने बनाया है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो कि है पुणे की। और इसके अलावा रेल बोर्ड भी बनाया गया है, जिसे हम आर बोर्ड भी कहते हैं, और ये बनाया गया है बाय द साउथ सेंट्रल रेलवे। स्पेसिफिकली याद रखेंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार याद होगा। ठीक है, तो हमने काफी सारे फैक्ट्स देख लिए इंडियन रेलवे से रिलेटेड। ओके, तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिकंस्टिट्यूट की है एक नई कमेटी, जिसे जो है चेयर करने वाले हैं जी किशन रेड्डी। आपको बताना है कि मिस्टर जी किशन रेड्डी जो है ये किस चीज के लिए ये कमेटी बैठाने वाले हैं। तो ये बैठाने वाले हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके कल्याण के लिए इस कमेटी को बनाया जा रहा है। तो जो हमने क्वेश्चन में देखा, यहीं पे हमारे सारे फैक्ट्स थे। यहाँ पे जो आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि जी किशन रेड्डी एक कमेटी बैठा रहे हैं, उसके चेयर होने वाले हैं, मतलब उसके हेड होने वाले हैं, और ये करने वाले हैं एमिनेंट जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए। ठीक है, पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, हमारे जो होम अफेयर्स मिनिस्टर है वो है अमित शाह। एक और कमेटी रिसेंटली बैठाई गई थी जिसे हेड किया जाएगा बाय जया जेटली, और ये होगी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और ये जितने भी वुमेन रिलेटेड कॉजेज होते हैं, पैटर्निटी रिलेटेड, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रिलेटेड, तो इन सभी कॉजेज को जो है ये देखने वाली है, उसे इंस्पेक्ट करने वाली है। ठीक है, तो जया जेटली, और यहाँ हमने देखा जी किशन रेड्डी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच हैज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर स्टेट्स अंडर दी पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम। तो ये जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम है, इस साल के जो हमारा हम देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर, उसमें कितना अमाउंट सैंक्शन किया गया है स्टेट्स के लिए, तो वो करीब 4000 करोड़ है। ठीक है, हम स्कीम देख रहे हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये जो स्कीम है ये आती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो कंपोनेंट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप का, इसके अंदर 4000 करोड़ दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये सभी दिया जाएगा टू द स्टेट्स। इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन कॉर्पस भी एक बनाया गया है, जिसका कॉर्पस है करीब 5000 करोड़ का, और ये संभाला जाएगा बाय द नाबार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे दो न्यूज हमने देखी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और अबाउट द माइक्रो इरिगेशन फंड कॉर्पस। तो अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा हेल्थ केयर सप्लाई चेन के लिए निर्माताओं,
आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की सेवा के लिए एक वेब आधारित समाधान है। तो वेब बेस्ड सोल्यूशन इनमें से कौन सा है? ये नाम है आरोग्य पथ। देखिए, याद आपको रखना है कि आरोग्य पथ है, यहाँ पे आरोग्य ऐप की बात नहीं हो रही है, आरोग्य पथ ये क्या है? एक तरीके का वेब बेस्ड सोल्यूशन है फॉर द हेल्थ केयर सप्लाई चेन। जितनी भी हमारी हेल्थ केयर रिलेटेड सप्लाई चेन होती है, सप्लाई चेन यानी कि मैन्युफैक्चरर हो गया, फिर जिसको सप्लाई करना है वो हो गया, प्लस जो एंड इंसान है जिसके पास ये चीज़ जाती है उसे कस्टमर हम कहते हैं। तो ये एक तरीके की सप्लाई चेन हम देख रहे हैं। इस चीज़ को बनाए रखने के लिए और उससे रिलेट जो है एक वेब बेस्ड सोल्यूशन बनाने के लिए, इसके अलावा आपको याद रखना है अबाउट आरोग्य सेतु ऐप। तो आप सभी ने आरोग्य सेतु ऐप अपने पास डाउनलोड करके रखा होगा। इसने रिसेंटली एक रिकॉर्ड बनाया था कि 50 मिलियन डाउनलोड्स हुए थे इन जस्ट विद इन 13 डेज। तो 13 दिनों के अंदर करीब 50 मिलियन डाउनलोड्स हुए थे फॉर दी आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं आरोग्य पथ और ये है आरोग्य सेतु। अगला सवाल है कि हु हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ सॉन्ग जिसका नाम है रख हौसला हिम्मत न हार। तो ये जो गाना है ये लिखा गया है, ये रिलीज किया गया है बाय आईटीबीपी। ये थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा अलग सा आपको साउंड करेगा, पर हाँ, जो हमारी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है आईटीबीपी, इन्होंने एक सॉन्ग रिलीज किया है जिसका नाम है रख हौसला हिम्मत न हार। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि एचडीएफसी ने भी एक गाना रिलीज किया था जिसका नाम था हम हार नहीं मानेंगे। ठीक है, इसके लिरिक्स लिखे गए थे बाय प्रसून जोशी। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स इन्होंने भी एक रैप सॉन्ग रिलीज किया था जिसमें ये डिस्करेज कर रहे हैं सभी को कि आपको स्पिटिंग नहीं करनी है। तो एक रैप सॉन्ग लिखा गया था बाय फैमिली अफेयर्स, एचडीएफसी, और अब हमने देखा आईटीबीपी के बारे में। तो ये आपको सब याद रखने हैं। इसके साथ हमारा नेशनल सेक्शन यही खत्म होता है। अब आता है हमारा स्पोर्ट्स का सेक्शन। तो स्पोर्ट्स सेक्शन में पहला सवाल पूछा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, दे हैव ड्रॉप्ड द डोपिंग चार्जेस अगेंस्ट विच इंडियन वेट लिफ्टर। तो डोपिंग चार्जेस लगाए गए थे इनमें से किसी के ऊपर और अब जो है वो चार्जेस हटा दिए गए हैं। तो ये हटा दिए गए हैं फॉर के संजीता चानू। इन पे जो है कुछ सालों से डोपिंग का केस चल रहा है इन पे, और अभी जो है ये डोपिंग का केस इनसे हटा दिया गया है। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है के संजीता चानू, और ये हटा दिया गया है बाय द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इसके अलावा एक रशियन हाई जंपर है जिनका नाम है एलेक्जेंडर शुस्टोव, और ये जो है 2010 के यूरोपियन चैंपियन भी रह चुके हैं। एंड इन्हें जो है 4 साल का बैन लगा दिया गया है इनके ऊपर फॉर एंटी डोपिंग वायलेशंस। तो डोपिंग के वायलेशंस हमने काफ़ी ज़्यादा भी रिसेंटली डिस्कस किए हैं। डोपिंग के वायलेशंस की वजह से सभी प्लेयर्स को जो कि डोपिंग करते हुए पाए जाते हैं उन्हें पूरी तरीके से बैन किया जाता है या फिर सस्पेंड किया जाता है। तो आपको जो भी बैन सस्पेंडेड प्लेयर्स हैं उनका भी नाम वगैरह याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं रशियन हाई जंपर एलेक्जेंडर शुस्टोव। अगला सवाल है कि डेफ इंडियन क्रिकेट टीम जो है ये पार्टिसिपेट करने वाली है इन दी वनडे वर्ल्ड कप 2021। तो 2021 में वनडे इनिंग्स होने वाली है, वर्ल्ड कप होने वाला है। आपको बताना है कि ये कहाँ होने वाला है। तो ये होगा इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो हमारी जो इंडियन डेफ क्रिकेट टीम है इन्होंने साउथ अफ्रीका के इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और इसी के साथ अब ये पार्टिसिपेट करेंगे इन द क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप 2021। तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा सकता था कि ये जो क्रिकेट लीग होने वाली है, जो भी चैंपियनशिप होने वाली है, ये कौन से ईयर में होगी। तो आपको पता होना चाहिए 2021। और दूसरा सवाल है कि ये कहाँ होगी, तो ये होगी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ओके, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं और ये शेड्यूल्ड है अक्टूबर 19 से लेकर 29, नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है। इसके बाद क्वेश्चन है अबाउट ओलेक्जेंडर ही हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। तो आपको बताना है कि इनमें से जो है ये कौन सा गेम खेलते थे या किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे। तो ही वॉज रिलेटेड टू बॉक्सिंग। तो टू बी मोर प्रिसाइज ही वॉज द फॉर्मर वर्ल्ड लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियन। वर्ल्ड लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं ओलेक्जेंडर के बारे में। ठीक है, तो ये एक यूक्रेनियन थे यानी कि यूक्रेन से बिलोंग करते थे और जैसे कि हम देख रहे हैं इन्होंने अपना रिटायरमेंट रिसेंटली अनाउंस किया है। एंड ही ऑल्सो वन अ ब्रॉन्ज मेडल फॉर यूक्रेन एट अ लाइट हैवी वेट चैंपियनशिप इन 2012। तो 2012 में इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था और अभी हम देख रहे हैं कि इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। इसी के साथ हमारा स्पोर्ट्स सेक्शन यही खत्म होता है। अब आता है हमारा स्टेट्स का सेक्शन। स्टेट्स में पहला सवाल है कि बाल श्रमिक विद्या योजना जो है ये किस स्टेट ने लॉन्च की है। बाल श्रमिक विद्या योजना, तो ये लॉन्च की गई है बाय उत्तर प्रदेश। देखिए, नाम से आप समझ रहे हैं बाल श्रमिक विद्या योजना। तो बाल श्रमिक यानी कि जितने भी हमारे चाइल्ड लेबर्स हैं, ऐसे बच्चे जो कि चाइल्ड लेबर का शिकार होते हैं, उनको विद्या दी जाएगी इस स्कीम के अंदर। ठीक है, एजुकेट किया जाएगा इन सभी बच्चों को।
और ये इन्होंने लॉन्च किया है ऑन दी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी कि जून 12 को हम इस दिन को मनाते हैं और उसी दिन इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च की है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इन बच्चों को एजुकेट करेंगे और सिर्फ एजुकेट ही नहीं बल्कि उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। जितनी भी बच्चियां हैं उन्हें 1000 पर मंथ तक का जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा। बच्चों को सॉरी बॉयज़ को 1000 तक दिया जाएगा, लड़कियों को गर्ल्स को दिया जाएगा करीब 1200 पर मंथ। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट कर रही है। इसके अलावा हमारे पास 2 और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश, तो उन्हें भी हम देख लेते हैं। पहला है कि उत्तर प्रदेश ने कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस टू प्रिवेंट काउ एंड द स्लॉटरिंग। तो काउ स्लॉटरिंग को रोकने के लिए इन्होंने ये अमेंडमेंट लॉन्च किया है, इन्होंने इस अमेंडमेंट को अप्रूव किया है। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी ऐसा इंसान जो पहली बार स्लॉटरिंग करते हुए पाया जाता है उन्हें करीब 1 से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन हो सकता है 1 लाख से लेकर 3 लाख तक का। सेकेंड टाइम अगर मिल गया तो 10 साल तक की सजा हो सकती है और 5 लाख तक का जो है उन पर फाइन लगा जा सकता है। तो ये काउ स्लॉटर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस बाय उत्तर प्रदेश। अगला और लास्ट इससे रिलेटेड न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश ने डिसाइड किया है कि ये अडॉप्ट करेंगे एक स्कीम ऑफ फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल। फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल जो है ये अडॉप्ट करने वाले हैं और ये करेंगे ताकि इजीली लैंड की अवेलेबिलिटी की जा सके फॉर द इंडस्ट्रीज। ठीक है, और इसी के साथ क्या होगी, ये इंडस्ट्रीज उन्हें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देगी। फ्लैटेड फैक्ट्रीज का मतलब होता है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स। तो फ्लैटेड फैक्ट्रीज का मतलब होता है मल्टी लेवल्ड बिल्डिंग करना, यानी कि अलग अलग लेयर पे बिल्डिंग को बनाना। तो इसका मतलब फ्लैटेड फैक्ट्रीज का मतलब ये होता है और इसी चीज को जो है अडॉप्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट। तो हमने देखा अबाउट बाल श्रमिक विद्या योजना, अबाउट द काउ स्लॉटर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस एंड अबाउट द फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल। ये सब हमने देखा उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो है मिस्टर योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्मो भूमि एक वेब पोर्टल है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कर्मो भूमि एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है बाय वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो कर्मो भूमि एक्चुअली क्या है, ये एक तरीके का जॉब पोर्टल है। अलग से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्मो भूमि एक पोर्टल है, वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है, पर ये एक्चुअली किस चीज के लिए है। तो ये जो है एक तरीके का जॉब पोर्टल है। हम यहाँ बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की, तो इसकी कैपिटल है कोलकाता, ये हम सभी को पता है। चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे ममता बनर्जी। स्टेट एनिमल है यहाँ पे फिशिंग कैट। बर्ड यहाँ पे है व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर। और फ्लावर है यहाँ पे नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन। ट्री यहाँ पे है चातिम ट्री। ठीक है, इसके साथ वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली 1950 करोड़ का जो है लोन दिया था टू वेस्ट बंगाल। तो ये हमने सारी इंफॉर्मेशन देखी अबाउट वेस्ट बंगाल और इन्होंने लॉन्च किया है ये वेब पोर्टल। अगला सवाल है कि विच गवर्नमेंट हैज इशूड अ नोटिफिकेशन चेंजिंग द इंग्लिश स्पेलिंग्स ऑफ अराउंड 1018 प्लेसेस इन द स्टेट। तो जो भी इनका स्टेट है उनकी 1018 जगहों का जो है नाम चेंज किया गया है, उसकी स्पेलिंग चेंज की गई है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये किस गवर्नमेंट ने इशू किया है, तो ये इशू किया गया है बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए ये जो नोटिफिकेशन है ये इसलिए जारी किया गया है क्योंकि जब हमारे स्टेट में, हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था तब उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नेम चेंज हो जाते हैं, जैसे कि वल्लूरू को वह वेल्लोर कहने लगे। इस तरीके के जो है काफ़ी सारे केसेस हैं। तो अब तमिलनाडु का कहना था और ये करीब 2018 से इनकी ये जो ऑर्डिनेंस है ये भी जो भी चेंजेस ये करना चाहते हैं तब से चला आ रहा है, पर अब ये जो चेंजेस है इसे नोटिफाई कर दिया गया है और इसके साथ क्या हो रहा है, करीब 1018 जगहों के नाम अब चेंज कर दिए जाएंगे। नाम चेंज करने का मतलब है कि इंग्लिश स्पेलिंग अब इसकी नहीं रहेगी, जो उनकी नेटिव लैंग्वेज में, जो नेटिव भाषा में उस जगह को बोला जाता है वो उसका नाम होगा। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं अबाउट तमिलनाडु। अगला सवाल है कि विच गवर्नमेंट हैज गिवन स्टेटस ऑफ कोरोना वॉरियर्स टू द आंगनबाड़ी वर्कर्स। तो जितने भी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उन्हें कोरोना वॉरियर्स या फिर कोरोना योद्धा का स्टेटस दिया गया है। ये किस गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो मध्य प्रदेश ने ये स्टेटस दिया है ऑफ कोरोना वॉरियर्स यानी कि कोरोना योद्धा टू ऑल द आंगनबाड़ी वर्कर्स। तो इनका ये मानना है कि सिर्फ पुलिस ही नहीं, सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, बल्कि आंगनबाड़ी वर्कर्स भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं इन ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। रिसेंट न्यूज़ में अगर हम देखें तो चरण पादुका स्कीम FIR आपके द्वार और मिड डे मील राशन देने वाला पहला स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। और जीवन शक्ति योजना जिसमें ये सभी वुमेन को देने वाले हैं कि ये मास्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करें। और जीवन अमृत योजना में ये सभी के इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा जो है बनाने वाले हैं। तो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए अमृत, शक्ति, FIR और चरण पादुका, ये सारा हमने देखा अबाउट मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश की सीएम है, मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है मिस्टर कमलनाथ सिंह, और गवर्नर यहाँ पे है लालजी टंडन। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। ओके, अगला सवाल है कि व्हाट इज आई फ्लोज। तो आई फ्लोज क्या है? ये एक तरीके का फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम है। फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम, आई फ्लोज का पूरा फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम, यानी कि आई फ्लोज। और ये कहाँ लॉन्च किया गया है? ये किया गया है इन मुंबई। अलग से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि आई फ्लोज एक फ्लड वार्निंग सिस्टम है, कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मुंबई में। ठीक है, ये एक इनिशिएटिव है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज अलॉन्ग विद द बीएमसी। तो जो मुंबई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अर्थ मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के साथ इन्होंने मिलकर इसे लॉन्च किया है। ये क्या करेंगे? ये वार्निंग सिस्टम के थ्रू क्या करेंगे? 72 आवर्स के पहले, मतलब 72 आवर्स के अंदर ही आपको फ्लड प्रोन एरियाज के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो ये दिया जाएगा अंडर द आई फ्लोज। ठीक है, तो ये करने वाला मुंबई जो है, इट इज द सेकेंड सिटी इन द कंट्री, यानी कि चेन्नई के पास ऑलरेडी ऐसा सिस्टम है और मुंबई जो है अब सेकेंड स्टेट बन गया है। तो ये हमने देखा अबाउट मुंबई एंड अबाउट द आई फ्लोज। अगला सवाल है कि विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू रिसीव ISO सर्टिफिकेशन फॉर हॉस्टल्स मेंट फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। तो ISO सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है ट्राइबल स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स को, और ये करने वाला इंडिया का सबसे पहला स्टेट है ओडिशा। तो सिंपल भाषा में क्या है कि जितने भी हॉस्टल्स होने वाले हैं उनको भी सर्टिफाई किया जाएगा, ISO सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, और ये करने वाला इंडिया का पहला स्टेट है ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर नवीन पटनायक, गवर्नर यहाँ पे है गणेशी लाल। अगर रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी जो है ये ओडिशा की नई स्टेट एंथम है, ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा मो जीवन, और इसके अलावा ओडिशा ने अपना खुद का एक डिपार्टमेंट खोला था फॉर SHGs, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए एक अलग से इन्होंने डिपार्टमेंट बनाया था, और उसका नाम इन्होंने रखा था मिशन शक्ति। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ओडिशा के बारे में। यहीं पे चिल्का लेक भी है, तो चिल्का लेक भी आपको पता होना चाहिए वो कहाँ है, तो ये है ओडिशा में। तो हमने देखा ऑल द रीसेंट न्यूज़ रिलेटेड टू ओडिशा। इसी के साथ हमारा स्टेट सेक्शन यही खत्म होता है। अब आता है हमारा इंटरनेशनल सेक्शन। इंटरनेशनल रिलेटेड पहला सवाल है कि विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज रिसेंटली डाइड। तो इनमें से कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट रिसेंटली जो है गुजर गए? तो वो है बुरुंडी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बुरुंडी की। तो ये एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ मैप में आप देख रहे हैं बुरुंडी यहाँ पे है, और इनके प्रेसिडेंट का नाम था पियरी नकुरुनजीजा। तो ही रिसेंटली पास्ड अवे, और ये थे प्रेसिडेंट ऑफ बुरुंडी। तो बुरुंडी की बात कर रहे हैं तो इसकी कैपिटल है गितेगा, गितेगा यहाँ की कैपिटल है, और ये एक पॉलिटिकल कैपिटल है। इसके अलावा बुजुम्बुरा, बुजुम्बुरा ये इसकी इकोनॉमिक कैपिटल है। करेंसी की बात करें तो यहाँ पे बुरुंडियन फ्रैंक चलता है। ओके, इसके अलावा रिसेंटली हमने लेसोतो का भी एक न्यूज़ देखा था। लेसोतो जो है साउथ अफ्रीका से सराउंडेड एक इनक्लोज्ड कंट्री है, जिनके प्रेसिडेंट मिस्टर थॉमस थबाने, इनकी भी रिसेंटली डेथ हुई थी। ठीक है, तो हमने देखा अबाउट बुरुंडीज प्रेसिडेंट एंड ये रिवाइज कर लिया हमने लेसोतो। अगला सवाल है कि विच कंट्री टॉप दी फीफा रैंकिंग। तो फीफा की तरफ से रैंकिंग जारी की गई है, और इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया गया है बाय बेल्जियम। बेल्जियम ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है इन दी फीफा रैंकिंग। बेल्जियम को हम यहाँ देख रहे हैं, तो इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, और सबसे अच्छा बेल्जियम है, इसके बाद है फ्रांस, और फिर आती है ब्राजील। इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो रैंक है वो है 108, तो 108 इंडिया, और बेस्ट है बेल्जियम। फिर अगला सवाल है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट सिटी अकॉर्डिंग टू डीप नॉलेज ग्रुप। तो डीप नॉलेज ग्रुप के द्वारा रैंकिंग की गई है, या जिस भी तरीके के पैरामीटर्स यूज किए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग सेफेस्ट सिटी कौन सी है? तो ये है स्विट्जरलैंड। तो सेफेस्ट सिटी ये कह रहे हैं फॉर कोविड-19। तो कोविड-19 के जो भी केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम रिपोर्ट किए गए हैं स्विट्जरलैंड में। ये देख रहे हैं हम, यूरोपियन कंट्री है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम इसे रिपोर्ट किया गया है, और इस वजह से डीप नॉलेज ग्रुप का मानना है कि ये दुनिया की सबसे सेफेस्ट जगह है। स्विट्जरलैंड इज एट द टॉप, और इंडिया की बात करें तो 56 यहाँ पे इंडिया का रैंक है। पीछे हमने देखा फीफा रैंकिंग के बारे में, तो वहाँ पे इंडिया की रैंक थी 108। ओके, तो ये हमने देखा बात स्विट्जरलैंड। तो इसी के साथ हमारा इंटरनेशनल सेक्शन यही खत्म होता है, और फिर आते हैं हम ऑबिचुरीज के सेक्शन में। तो आज की सबसे दुखद और सबसे सैड न्यूज़ हमारी है न्यूज़ है अबाउट सुशांत सिंह राजपूत। तो सुशांत सिंह राजपूत, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज somehow he was suffering from depression, he recently committed suicide, and he has done movies like Chichore, he has done movies like Kai Po Che. He was a brilliant actor, and somehow
his state of mind was not even and he took the extreme step. And यहाँ पे I would like to take a minute and like to tell people that depression is not something that we should not talk about. It should be talked about. और कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हैं तो प्लीज़ आसपास देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि आपकी केयर करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं आपसे प्यार करते हैं, तो उनसे बात कीजिए, उन्हें बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है, और ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स लेने से पहले इन सभी के बारे में सोचिए। इसके अलावा एक और एक्टर मिस्टर जगेश मुकाती, ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। ही इज़ वेरी वेल नोन फॉर प्लेइंग लॉर्ड गणेशा इन द माइथोलॉजिकल सीरीज श्री गणेशा। तो ये चेहरे से आप इन्हें पहचान रहे होंगे, इनका नाम है जगेश मुकाती, एंड एज वी सॉ ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। तो अगला हमारा ऑबिचुरी रिलेटेड क्वेश्चन है अबाउट आनंद मोहन जुत्शी गुलजार देहलवी। तो कहना चाहिए गुलजार देहलवी, ही वॉज अ रिनाउंड हु, तो ही वॉज अ रिनाउंड पोएट। तो गुलजार देहलवी, ही वॉज अ 93-year-old उर्दू पोएट एंड ही वॉज रिकवरिंग फ्रॉम कोविड-19। तो इन्हें कोविड-19 मतलब वायरस हो चुका था, एंड ही वॉज ऑल्सो रिकवरिंग, एंड मीनवाइल ही पास्ड अवे। तो मिस्टर गुलजार देहलवी एंड उर्दू पोएट हु रिसेंटली पास्ड अवे। इसके अलावा मिसेस सुरिंदर कौर, शी वॉज इंडियाज हेड फॉर पब्लिकेशन डिविजन एंड डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। तो शी रिसेंटली पास्ड अवे आफ्टर अ ब्रीफ इलनेस। शी वॉज ऑल्सो द इंडियन इंफॉर्मेटिव सर्विस ऑफिसर फॉर 1968 बैच। तो हमने काफ़ी सारी आज ऑबिचुरीज डिस्कस की। इसके साथ हमारा ये सेक्शन खत्म होता है। अब लास्ट हमारा आता है इंपॉर्टेंट डेज का सेक्शन। तो इंपॉर्टेंट डेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। तो एल्बिनिज्म को जो है उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है ऑन जून 13। तो जून 13 को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। तो एल्बिनिज्म क्या है? ये एक तरीके की नॉन कंटेजियस यानी कि ये फैल नहीं सकती, और जेनेटिकली इनहेरिटेड, आपके जीन्स में ही होती है ये चीज़, और ये रेयर डिफरेंस है जो कि आपके बर्थ से ही होता है। मतलब ऐसे ये कंडीशन जो है आपके बचपन से ही होती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे लैक ऑफ पिगमेंटेशन होता है स्किन में। मतलब पिगमेंटेशन मतलब आपका स्किन जो है इस तरीके से वाइट होगा, पिगमेंटेशन नहीं होगी। हेयर, आईज, इन सब पे जो है ये आपका हेयर, आईज वगैरह आपके वल्नरेबल होंगे टू द सन एंड ब्राइट लाइट। तो ब्राइट लाइट वगैरह से आपकी स्किन, एयर, आईज ये सभी कुछ वल्नरेबल होंगे, यानी कि आपको तकलीफ होगी, और इसी को हम एल्बिनिज्म कहते हैं। और इसके बारे में हम इसे मनाने के लिए, इसके अवेयरनेस के लिए जून 13 को हम इसे मनाते हैं। इसका जो थीम है वो है मेक टू शाइन। तो ये थीम, ये डे और इसके बारे में ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हमने देखा अबाउट इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। इसी के साथ हमारा सेशन यही खत्म होता है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो आपको लिंक दे दी गई है इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। Also, if you really like today's session, so please don't forget to give it a like, share and subscribe, and I shall see you in the next one.